गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम आरपीएससी फिज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे और उसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जो है वो ये दे रखा है। ये आरपीएससी की साइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप एक हार्ड कॉपी निकालिएगा। इसमें आपका पूरा सिलेबस है। यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये टॉपिक हमें करने हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा पेपर में देखने को मिलते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसी बुक को करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती है वो पता होनी चाहिए, तो वही देख लेते हैं। सबसे पहले परिपथ से संबंधित कुछ परिभाषाएं। एक्टिव एंड नॉन एक्टिव सर्किट क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एक्टिव सर्किट कौन से होते हैं, नॉन एक्टिव सर्किट कौन से होते हैं। तो एक्टिव सर्किट वो होते हैं जिन्हें हम कुछ सोर्स देते हैं, मतलब जैसे बैटरी से कनेक्ट किया हो तो वो हमारे एक्टिव सोर्स होते हैं। और नॉन एक्टिव सोर्स होते हैं जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा R है, ये मेरा L है, ये C है रेजिस्टेंस, और ये मेरी कुंडली है, ये मेरा संधारित्र है। इसी तरह से ये भी R, L और C है। तो ये वाला सर्किट मेरा है एक्टिव सर्किट और ये वाला है मेरा नॉन एक्टिव। यहाँ मैंने बैटरी लगा रखी है और यहाँ मेरा कोई सोर्स नहीं है। नेक्स्ट ब्रांच, लूप एंड नोड, ये क्या होते हैं किसी भी सर्किट में। ब्रांच कौन सी होती है, नोड कौन सी होती है, लूप कौन सा होता है, तो वो हम देखते हैं। किसी परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहे, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे इस वाले में I1 है। नेक्स्ट यहाँ से जाते ही I2 करंट हो गया और इधर आया तो I3 हो गया, ठीक है ना। तो करंट सेम किस में है, इस वाले में I1 ही है इसमें। तो जहाँ पे धारा का मान नियत है उसे शाखा बोलते हैं। तो ये AB क्या हो गई, मेरी ब्रांच हो गई है एक, ठीक है, क्योंकि करंट I1 है इस पूरे में। इसी तरीके से B, C और E ये भी मेरी एक शाखा हो गई है, क्योंकि इसमें भी करंट कांस्टेंट है। इसी तरीके से BF ये भी मेरी एक शाखा है, यहाँ पे करंट I3 है। नेक्स्ट शाखाओं से मिलकर बने बंद परिपथ को लूप कहा जाता है। लूप देखो कि शाखाओं से मिलकर बने बंद परिपथ क्लोज होना चाहिए। जैसे कि ये वाला लूप है मेरा, क्लोज है, और ये शाखा है, ये भी एक शाखा है। तो शाखाओं से मिलकर बने बंद परिपथ को लूप कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो लूप है, एक ABFGA और BCEFB, ये मेरे पास सेकेंड लूप है। थर्ड है जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं आपस में मिलती हो तो उसे नोड कहा जाता है। तो एक तो AB शाखा है और एक BC, ये दोनों अलग अलग शाखाएं हैं, है ना, AB और BCE। तो यहाँ पे जो दोनों शाखाएं जहाँ मिल रही हैं वो मेरा नोड हो गया। तो ये मेरा नोड हो गया, एक B पॉइंट नोड हो गया। इसी तरीके से ये F पॉइंट भी नोड हो गया, यहाँ पे भी अलग शाखाएं मिल रही है तो मेरा B और F नोड हो गया। नेक्स्ट देखो कि प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या होती है। तो प्रतिरोध होता है कि एक ऐसा अवरोध जो धारा और वोल्टता में जो फेज डिफरेंस होता है 0 डिग्री होता है, मतलब धारा और वोल्टेज के मध्य कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, उस अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। यानी फाई जो है फेज डिफरेंस को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसमें फाई जो होता है करंट और वोल्टेज के बिटवीन वो 0 होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो P एवरेज है वो मेरा बराबर है IRMS VRMS cos फाई। तो यहाँ पे जब मैं फाई की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो P एवरेज मेरा IRMS और VRMS, मतलब यहाँ पे मुझे पावर का लॉस होता है, रेजिस्टेंस में पावर का लॉस होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिघात, ऐसा अवरोध जिसमें धारा और वोल्टता के मध्य 90 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करे।
यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। वही फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे तो एवरेज 0 आएगा। कुछ फैक्ट है कि संधारित्र और कुंडली में से संधारित्र अच्छा फिल्टर होता है। ये जब हम फिल्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि संधारित्र किस तरह से अच्छा फिल्टर होता है, फिल्टर का वो कैसे काम करता है। संधारित्र व कुंडली क्रम से, जो कैपेसिटर होता है वो तो -90 डिग्री का फेज़ उत्पन्न करता है, और जो कुंडली होती है वो +90 डिग्री का फेज़ उत्पन्न करती है। किस किस के मध्य, धारा और वोल्टता के मध्य। कहने का मतलब है कैपेसिटर में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री या π/2 कलाकोण पीछे होता है, ठीक है। संधारित्र में वोल्टता धारा से 90 डिग्री कलाकोण पीछे होता है। -90 का मतलब ये है, और +90 का मतलब है कि जो वोल्टता है धारा से π/2 आगे होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई है, ये चीज़ ध्यान रखना है, कौन आगे होता है कौन पीछे। वोल्टेज को लेकर करते हैं अपन, वोल्टता जो होती है वो या तो आगे होगी करंट से या फिर पीछे होगी। तो पीछे होती है संधारित्र में और कुंडली में होती है आगे π/2। अब आता है मेरा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा यदि किसी अवरोध के द्वारा धारा व वोल्टता में फाई कलांतर उत्पन्न कर दिया जाए, यहाँ पे जो फाई कलांतर होगा वो 90 से कम होगा, ठीक है। तो जो इम्पीडेंस है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते ही हैं, z = r+i/x। इसका मोड लिया हमने, स्क्वायर हो गया, एक बार प्लस में लिखा माइनस में लिखा, तो यहाँ मोड की वैल्यू √r² + x² होता है। और जो इम्पीडेंस है वो हम सर्किट्स में यूज़ करते हैं, वो भी हम देखेंगे। और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किरचॉफ का नियम। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें सबसे बेसिक है किरचॉफ के नियम, वो हमें फॉलो करना आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए किसी भी सर्किट पे। तो सबसे पहले हम किरचॉफ के दोनों नियम देख लेते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है। आने वाली धारा को हम पॉजिटिव वाले साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और जो बाहर निकल रही है उन्हें नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, I1, I2, I3 और I4। यहाँ पे I1 आपका नोड पे आ रही है, I2 भी आपकी आ रही है, I3 बाहर निकल रही है और I4 बाहर निकल रही है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, I1 + I2 बाहर निकल रही है, I3 तो माइनस साइन के साथ, और I4 बाहर निकल रही है तो माइनस के साथ, बराबर 0। यही स्टेटमेंट बोल रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किसी बंद परिपथ में किसी एक दिशा में जाए तो प्रतिरोध पर विभव पतन, जो पोटेंशियल ड्रॉप है, और सेल के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है। अब यहाँ पे हम बैटरी को किस तरह से कोई भी सर्किट होता है तो उसमें हमें बैटरी का साइन क्या लेना है, वो हम या तो करंट की डायरेक्शन में ले, या फिर करंट जिधर करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट ले। अगर करंट की डायरेक्शन में लेते हैं तो वही पॉजिटिव साइन आता है, अगर करंट से अपोजिट लेते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे तब हम ये चीज़ देखेंगे वहाँ पे भी। जैसे यहाँ पे मेरा करंट इस तरह से चल रहा है, यहाँ पे मेरा करंट इस तरह से है, लेकिन मैं इस तरह से चलना चाह रही हूँ। मैं इस तरह से क्वेश्चन सर्किट में मैंने सॉल्व किया जब, तो मैं इस तरह से चली, तो यहाँ पे जो बैटरी का साइन है वो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम इस तरह से चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन में तो प्लस आ जाएगा, +E। अब देखते हैं ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होते हैं। ओपन सर्किट होता है कि जैसे ये वाला मेरा ओपन सर्किट है, यहाँ पे करंट नहीं होता कुछ भी। अगर कोई सर्किट ओपन है तो वहाँ करंट 0 होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू अनंत होगी, और जो वोल्टेज है मेरा कुछ न कुछ होगा, मतलब 0 नहीं होगा ओपन सर्किट में। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में क्या होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज सर्किट को। यहाँ मेरा वोल्टेज तो 0 रहेगा ही, आर भी मेरा 0 रहेगा, लेकिन करंट कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्लो होता रहेगा, तो I0 = 0। अब जैसे कि ये वाला डायग्राम है मेरा, वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने R1 और R2, यहाँ पे मैंने वोल्टेज को शॉर्ट करा है। ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो वोल्टेज
सोर्स होता है वो शॉर्ट होता है हमेशा, और जो करंट सोर्स होता है वो हमेशा ओपन होता है। इन दोनों डायग्राम से हम यहाँ देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरा वोल्टेज है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है तो ये ज़ीरो हो गया मेरा। अब ये ज़ीरो हो गया मेरा, तो इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस क्या रह जाएगा मेरा, R1 रह जाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन RPSC ने 13 में पूछा हुआ है। 11 में हुआ था एग्ज़ाम, 11 में पूछा था या 15 में, क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आ जाएगा वो क्वेश्चन। और ये मेरा एक करंट सोर्स है। अब यहाँ पे करंट सोर्स को मैंने क्या किया है, ओपन कर दिया है। ओपन कर दिया मैंने तो यहाँ पे आई मेरा ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 हो गया। अब देखते हैं वोल्टेज सोर्स क्या होता है और करंट सोर्स क्या होता है। वोल्टेज सोर्स होता है यदि किसी आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के श्रेणी क्रम में वोल्टेज सोर्स में हमेशा रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ते हैं। बस ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है आपको। तो ये वोल्टेज सोर्स का स्टेटमेंट है, यदि आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के श्रेणी क्रम में हो तो ऐसे स्रोत को वोल्टता स्रोत कहते हैं। यहाँ लोड को बदलने से निर्गत वोल्टता परिवर्तित होती है। अगर मैंने यहाँ लोड चेंज कर दिया है तो मेरी जो आउटपुट में वोल्टेज होगी वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक आइडियल कंडीशन लेती हूँ यहाँ पे, जैसे मैं Z बराबर 0 रखती हूँ, तो यहाँ पे मेरा कोई भी चेंजेस नहीं आएगा लोड में। आउटपुट अगर मैं लोड चेंज करती हूँ तो आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। वोल्टेज में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वोल्टेज सोर्स में जो लोड प्रतिबाधा है वो श्रेणी क्रम में जुड़ती है। इसी तरीके से धारा स्रोत है। धारा स्रोत में क्या होता है, जो लोड प्रतिबाधा है वो समांतर क्रम में जुड़ी होती है। वोल्टेज में तो श्रेणी में होता है और करंट में पैरेलल में होता है। यदि किसी स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के समांतर क्रम में हो तो उसे धारा स्रोत कहा जाता है। यहाँ लोड को बदलने से निर्गत धारा परिवर्तित होती है। अगर यहाँ पे भी आइडियल कंडीशन ले लेते हैं हम, तो वहाँ पे जो लोड होता है हमारा वो चेंज करने पर आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने पैरेलल में जोड़ा है लोड के, तो ये मेरा करंट सोर्स बन गया है। और इसकी आइडियल कंडीशन है कि Z बराबर अगर हम अनंत रखते हैं तो फिर लोड चेंज करने से आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आता है। अब एक क्वेश्चन है कि वोल्टेज को धारा में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है वोल्टेज दे रखा है 8 वोल्ट, और मैंने यहाँ सीरीज़ में लगा रखा है 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये मेरा सही है क्योंकि वोल्टेज को किस में कनेक्ट, वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और करंट के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ वोल्टेज है मेरा 8 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 4 वोल्ट। तो आई हमने निकाल लिया ओम नियम से, V बराबर IR से, तो 2 एम्पियर आया। यहाँ मैंने अब सॉल्यूशन में करंट को मैंने 2 एम्पियर रिप्रेजेंट किया है, बट जो मेरा रेजिस्टेंस है उसको हम करंट के पैरेलल में लगाएंगे, तब जाके ये सर्किट सही बनेगा। अगर इस तरीके से लगा दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला सही है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।